अधिराज जी, आंचल जी और मौसी भी अंदर आ गए और उन्होंने भी आकर पूछा कि क्या हुआ दीप्ति, क्या हुआ मेरे नमन को। इस बात पर दीप्ति ने रोते हुए कहा, देखिए ना मम्मी, नमन जी को क्या हो गया है, पता नहीं, वह आंखें ही नहीं खोल रहे हैं। मुझे तो लगता है इन पर फिर से जानलेवा हमला हुआ है, क्योंकि मैं सारे खिड़की दरवाजे बंद करके गई थी, लेकिन नौकर कह रहे हैं एक खिड़की खुली हुई थी, उनसे वह सीधे ही अंदर आ गए। मुझे लगता है कोई तो यहाँ ज़रूर आया था जिसने नमन पर हमला किया है। इतना कहकर दीप्ति ज़्यादा ही रोने लगी, जिसकी वजह से उसे भी चक्कर आने लगा। तो अधिराज जी ने आगे आकर उसे संभाला। अधिराज जी ने दीप्ति से कहा, कुछ नहीं होगा नमन को, तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ कि यह किसका काम है और यहाँ कौन आया था। जो भी यहाँ आया था ना, उसकी तो खैर नहीं है। ये कहते हुए अधिराज जी गुस्से में बाहर निकल गए और उन्होंने डॉक्टर को कॉल कर दिया। निकिता सब कुछ पीछे से खड़े होकर देख रही थी, तो सबकी बातें सुनकर उसे भी अब लगने लगा था नमन शायद मरा नहीं है, वो तो बेहोश हुआ है। लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए वो जाकर नमन के पास खड़ी हो गई और धीरे से उसकी नब्ज़ चेक करने लगी। नब्ज़ चेक करने के बाद उसने देखा नमन की सांसें तो अभी भी चल रही हैं। इस बात से निकिता घबरा गई और घबराते हुए वो तुरंत पीछे हट गई। अधिराज जी जल्दी से खिड़की की तरफ गए, फिर वहां से निकलकर वहीं से बने हुए एक खेत वाले रास्ते पर वो जाने लगे। तभी अचानक उन्हें दूर एक व्यक्ति चलता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही उन्हें पता चल गया कि ये शायद वही गुंडा है जो नमन की खिड़की की तरफ से निकलकर भागा था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले जल्दी से पुलिस को भी फ़ोन किया और साथ साथ वो खुद भी उस गुंडे के पीछे पीछे भागे। वो गुंडा आगे आगे भाग भी रहा था और साथ ही साथ पीछे मुड़कर देख भी रहा था कि कोई उसके पीछे तो नहीं आ रहा है। लेकिन उसे अपने पीछे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसके पीछे देखते ही अधिराज जी जल्दी से छुप जाते थे ताकि उस चोर को पता ना चले कि कोई उसका पीछा कर रहा है। धीरे धीरे कब वो चोर खेत में से होते हुए सड़क पर आ गया। सड़क पर शायद उसकी ही गाड़ी खड़ी थी, वो उसे लेकर जल्दी से भागा। लेकिन अधिराज जी ने जल्दी से उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और वापस घर आ गए। इधर दीप्ति नमन को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर भी वहाँ आ गए। फिर उन्होंने नमन का चेकअप किया और उसे इंजेक्शन दिया। दीप्ति ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा, क्या बात है डॉक्टर, इन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना। डॉक्टर ने कहा, इन्हें बेहोश किया गया है, जिसकी वजह से इन्हें होश आने में टाइम लगेगा। वैसे तो मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें 1 घंटे में होश आ जाएगा, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। दीप्ति ने कहा, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे ज़रा सा काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। अब आप लोग नमन का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनकी हालत अभी बहुत ही नाजुक है। अगर ऐसा कोई भी हमला इन पर दोबारा होता है तो इनके बचने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि इनके सिर में गहरी चोट लगी है। तो हो सकता हो तो आप लोग 24 घंटे उन पर नज़र बनाए रखें और उनका अच्छे से ध्यान रखें, तभी ये जल्दी ठीक हो सकते हैं। दीप्ति ने कहा, ठीक है, मैं इनका 24 घंटे ख्याल रखूँगी। तो डॉक्टर गुड कहते हुए वहाँ से निकल गए। डॉक्टर के जाते ही दीप्ति ने आंचल जी से कहा, मम्मी अब से मैं 24 घंटे इनका ध्यान रखूँगी, अब आप दूसरे काम के लिए एक नौकर रख लें। अब मैं कोई काम नहीं करूँगी जब तक नमन ठीक नहीं हो जाते। आंचल जी ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन तुमने ये हमले की कैसी बात की, इस पर कौन सा हमला हुआ था और आज किसने हमला किया इस पर। आंचल जी के सवालों पर दीप्ति ने उनसे कहा, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, फ़िलहाल हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे भी कुछ पता नहीं है। मुझे तो सिर्फ लग रहा है कि किसी ने नमन पर हमला किया है, इसलिए मैं पहले इस बात की सच्चाई को जानने की कोशिश करूँगी कि ये बात सही है या नहीं, फिर मैं सबको बता सकूँगी। ये सब सुनकर निकिता परेशान हो गई और अपने मन में सोचने लगी, कहीं इस दीप्ति को कुछ पता तो नहीं चल गया है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी उसे बातों में घुमाती हूँ ताकि वो इन बातों पर ज़्यादा ना सोच सके। यह सोचकर तुरंत निकिता ने कहा, नमन पर कौन हमला कर सकता है, मुझे लगता है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। दीप्ति निकिता की ये बात सुनकर मन में सोचने लगी कि नहीं, अभी मुझे इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि मैं खुद ही इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, इसलिए मैं अभी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती। वैसे मुझे भी पता है कि इनका कोई दुश्मन नहीं है, मुझे भी यही लगता है कि जो तुम कह रही हो सही है, मुझे कोई गलतफहमी हो रही है। अब मैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। तो निकिता ने कहा, हाँ वही ना। इस बात पर दीप्ति ने कहा, ठीक है, अभी आप बाहर जाइए, मैं यहाँ नमन का ध्यान रखूँगी। तो आंचल जी ने आगे आकर कहा, ठीक है बेटा, कहते हुए वो सब लोग बाहर चले गए। इधर रुद्र ने सबसे पहले सिद्धार्थ से कहा,
सिद्धार्थ तुम अपने घर की लोकेशन दे दो, क्योंकि सबसे पहले हम तुम्हें ही घर ड्रॉप करेंगे, फिर बाद में मीरा को ड्रॉप करेंगे। इन सब बातों के बीच मीरा भी जाग गई और उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए उससे पूछा, अरे सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे? तो सिद्धार्थ ने मीरा से कहा, अरे वो मेरी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी, फिर रुद्र ने मुझे लिफ्ट दी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना मैं सुबह सुबह बनारस जा रहा हूँ। तो मीरा ने कहा, हाँ बताया था, कहते हुए वो आगे देखने लगी। सिद्धार्थ ने जल्दी से रुद्र को अपनी लोकेशन भेज दी, जिससे रुद्र ने जल्दी से मोबाइल में लोकेशन डालकर उस तरफ गाड़ी बढ़ा दी। थोड़ी देर में सिद्धार्थ का घर आ गया तो सिद्धार्थ ने उतरते हुए उनकी तरफ देखकर अपने मन में सोचा, लगता है मीरा को अब मुझे अपने दिल की बात जल्दी ही बतानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। मैं एक काम करता हूँ, मीरा के पापा की बर्थडे पार्टी में ही उसे सब कुछ बता देता हूँ। तभी मीरा ने उसकी तरफ देखते हुए उससे कहा, ठीक है सिद्धार्थ, बाय, हम बाद में मिलते हैं। सिद्धार्थ ने भी कहा, हाँ बाय मीरा, बाय रुद्र, और थैंक यू मुझे घर तक ड्रॉप करने के लिए। कहते हुए सिद्धार्थ जल्दी से घर की तरफ चला गया। रुद्र और मीरा चुपचाप अपने घर की तरफ निकल गए। तभी एक जंपर आया जो रुद्र को दिखा नहीं और गाड़ी थोड़ी सी उछल गई। तो मीरा ने जल्दी से घबराकर रुद्र की बाजुओं को पकड़ लिया, जिससे वो एकदम रुद्र के करीब आ गई। रुद्र ने गाड़ी तो संभाल ली, लेकिन मीरा के स्पर्श से उसके दिल में जो हलचल हुई वो उसे नहीं संभाल पाया। मीरा अभी भी रुद्र को पकड़े हुए ही थी। उसे भी कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन कुछ सोचते हुए उसने जल्दी से रुद्र का हाथ छोड़ दिया और उसे सॉरी कहा। इस बात पर रुद्र ने कहा, हमारे बीच में ये फॉर्मेलिटीज़ कहाँ से आ गई? तो मीरा ने कहा, अरे मैं तो बस। वो कहते हुए मीरा रुक गई और सोचने लगी, अब आगे क्या बोलूं। रुद्र को ना जाने क्या हुआ, वो उसे चुपचाप होते हुए देखकर मुस्कुराने लगा और सीधे सीधे गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी ही देर में मीरा का घर आ गया तो रुद्र ने कहा, ठीक है बाय, मिलते हैं बाद में। मीरा ने कहा, ठीक है, कहते हुए वो अंदर जाने लगी। तब भी रुद्र वहीं खड़ा था और मीरा को जाते हुए देख रहा था। मीरा ने भी घर के दरवाजे तक पहुंचकर एक बार फिर से रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने उसे इशारे से बाय किया और चला गया। इधर गायत्री जी मीरा के इंतज़ार में ही बैठी हुई थी। उसने जैसे ही डोरबेल बजाई, गायत्री जी को पता चल गया कि मीरा आ गई, इसलिए वो उठकर दरवाजे के पास आने लगी। उससे पहले ही रिया ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया और उसने मीरा को जल्दी से बता दिया कि गायत्री जी तुझे रुद्र को लेकर डांटने वाली हैं, तो तू पहले से ही इस बात के लिए तैयार रहना। इस बात पर मीरा ने पूछा कि क्या हुआ? तो रिया ने कहा, आंटी तुझे खुद बताएंगी कि क्या हुआ, बस तू चुपचाप सुन लेना, ठीक है? मीरा ने कहा, ठीक है, कहते हुए वो अंदर आ गई। तभी गायत्री जी बाहर निकल कर आई और उन्होंने मीरा से कहा, मीरा वहीं बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इस बात पर मीरा ने कहा, हाँ मम्मी बोलो ना। तो गायत्री जी ने कहा, देख बेटा, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं तुझसे सारे सवाल डायरेक्टली करूँगी। मीरा ने कहा, हाँ मम्मी, आपको जो पूछना है आप पूछ सकती हैं। तो गायत्री जी ने पूछा, तेरे और रुद्र के बीच में कुछ चल रहा है क्या? ये सवाल सुनकर मीरा दंग रह गई, क्योंकि उसे गायत्री जी से ऐसे सवाल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मीरा को चुप देखकर गायत्री जी ने फिर से कहा, बताओ क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? इस बात पर मीरा ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं मम्मी, क्यों? आपने अचानक से ऐसे सवाल क्यों पूछा? इस बात पर गायत्री जी ने कहा, मैंने देखा है कि तुम कहीं पर भी रुद्र के साथ निकल जाती हो, वो भी बिना किसी की कुछ परवाह किए। इस बात पर मीरा ने कहा, मम्मी वो बहुत ही अच्छा लड़का है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। आप जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, तो प्लीज़ आप कुछ भी उल्टा सोचना बंद कीजिए। अगर एक लड़का और लड़की आपस में अच्छे से बात करें, साथ साथ में थोड़ा सा घूम लें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों के बीच में कुछ भी हो। और आप कब से ऐसे पुराने ख्यालात वाली बन गई, बताइए? इस बात पर गायत्री जी ने कहा, देख मीरा, हमें प्यार कब कहाँ कैसे हो जाता है ना पता नहीं चलता है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम रुद्र से ज़्यादा मत मिला करो, कहीं तुम उससे कभी जुदा ही ना हो पाओ। उसमें इतना मत घुस जाओ कि तुम्हें फिर बाहर निकालने का रास्ता ही ना मिले, क्योंकि रुद्र एक बहुत ही बड़े घर का लड़का है। उसके लिए दिल टूटना या दिल तोड़ना मामूली बात होगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, समझी? तू अभी बहुत ही भोली है, तू इन सब प्यार की बातों को नहीं समझ पाएगी, क्योंकि ये प्यार होने को तो हो जाता है, लेकिन फिर जब वो प्यार हमसे दूर चला जाता है तो हम उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं और हम बर्बाद भी हो सकते हैं, क्योंकि इश्क में वो ताकत है जो मिल जाए तो आबाद और नहीं मिले तो बर्बाद, समझी? इसलिए मैं समझा रही हूँ, क्योंकि अगर तू भूल से भी रुद्र के बारे में कुछ भी फील करने लगेगी, तब से रुद्र को मौका मिल जाएगा कि वो कब तुझसे अपना पीछा छुड़ाए। इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ, अच्छे से समझ जाना, और ज़्यादा उसके साथ घूमने फिरने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मीरा ने अपने मन में सोचा,
नहीं मम्मी, रुद्र ऐसा लड़का नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए उसके बारे में। उसे सोचते हुए देखकर गायत्री जी ने फिर से पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तो मीरा ने कहा, कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि आप इतना सब कुछ नेगेटिव कैसे कह सकती हैं किसी भी इंसान के बारे में, जब तक आप उस इंसान को जान नहीं जाती। खैर कोई बात नहीं, मैं आगे से आपकी सभी बातों का ध्यान रखूँगी। गायत्री जी ने कहा, ठीक है मीरा ने कहा, ठीक है, अब मैं ऊपर जा रही हूँ, मुझे फ्रेश होना है क्योंकि मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। इस बात पर गायत्री जी ने कहा, ठीक है, टेक केयर। कहते हुए वो अंदर की तरफ चली गई और मीरा ऊपर के कमरे में जाने लगी। रिया तो अभी भी शॉक में थी कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। सोचते हुए वो भी अपने कमरे में चली गई और वहाँ बैठकर सोचने लगी कि मीरा अभी थकी हुई है तो उसे अभी डिस्टर्ब करना सही नहीं रहेगा। सोचते हुए वो भी सोने का ट्राई करने लगी। इधर मीरा जब ऊपर आई तो वो सोचने लगी, ये मम्मी को क्या हो गया है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं और रुद्र से इतनी नफ़रत क्यों? अब मैं इन्हें कैसे समझा पाऊँगी कि मैं रुद्र से सचमुच में प्यार करती हूँ और मुझे उसकी भी परवाह नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। और रही दुनिया की बात, तो वो तो मैं पहले से ही बाहर वालों की फ़िक्र नहीं करती हूँ, लेकिन मैं खुद की मम्मी को कैसे समझा पाऊँगी? और अब तो मैं रुद्र से इतना प्यार करने लगी हूँ कि उसके पास रहने के लिए मैं बहाने ढूंढती रहती हूँ, तो मैं उससे दूर कैसे रह सकती हूँ? सोचते हुए मीरा बेचैन हो गई और उठकर इधर उधर घूमने लगी। इधर रुद्र जब अपने घर में पहुँचा तो सबसे पहले निकिता ने आकर उसके गालों पर किस करते हुए उससे पूछा, है रुद्र, तुम सुबह से कहाँ थे? मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। इस बात पर रुद्र ने गुस्सा होते हुए कहा, सबसे पहले तो तुम मुझसे तमीज़ से पेश आया करो, तुम्हारा यह तरीका बहुत ही घटिया था और मैं कहीं भी जाऊं मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। रुद्र की आवाज़ सुनकर सब घर वाले बाहर आ गए। आंचल जी रुद्र को देखते ही रोने लगी तो रुद्र ने उन्हें रोते हुए देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? तो आंचल जी ने कहा, पता नहीं मेरे नमन को क्या हो गया है, वो फिर से बेहोश हो गया है। ये सुनकर रुद्र ने पूछा, क्या? आंचल जी ने कहा, हाँ बेटा, पता नहीं कोई डाकू या बदमाश कमरे में आया था और उसने ही ये सब किया है, क्योंकि नमन का रूम तो दीप्ति अच्छे से बंद करके गई थी, तो फिर वो खिड़की खुली कैसे? क्योंकि जब हम वापस नमन के रूम में गए तो देखा कि नमन का रूम अंदर से बंद था, इसलिए हमने नौकर को पीछे की तरफ से भेजा कि खिड़की खोल कर दो, देखो कि आखिरकार बात क्या है। लेकिन देखा तो खिड़की पहले से ही खुली हुई थी। ये सब सुनकर रुद्र जल्दी से नमन के रूम की तरफ भागा। उसने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने दीप्ति नमन के सामने बैठकर रो रही थी। रुद्र जल्दी से उनकी तरफ जाने लगा, तभी निकिता भी उसके पीछे आ गई। तो रुद्र ने पीछे मुड़कर निकिता से कहा, तुम फ़िलहाल के लिए जाओ, मुझे अभी भाभी से ज़रूरी काम है, इसलिए तुम हमारे साथ अभी नहीं आ सकती। तो निकिता ने मन में सोचा, अरे यार, ये रुद्र कुछ ज़्यादा ही खड़ूस नहीं हो गया है, मुझे यहाँ से भगा रहा है। अब मैं कैसे सुन पाऊँगी कि ये लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं, जल्दी ही इन सारी चीज़ों का भी पता लगा लूँगी। कहते हुए वो भी मुँह बनाकर अपने कमरे में चली गई। रुद्र जल्दी से अंदर गया और उन्हें समझाने लगा। रुद्र को देखते ही दीप्ति और भी ज़्यादा रोने लगी, तो रुद्र ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया, देखिए आप रोइए मत, क्योंकि ये समय रोने का नहीं है, बस आप इस समय हिम्मत से काम लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपकी हिम्मत देखकर हम लोग भी कुछ कर पाएंगे। इस बात पर दीप्ति ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये कौन है जो नमन के पीछे ही पड़ गया, क्योंकि नमन ने खुद ही कहा था कि उनका एक्सीडेंट हुआ नहीं था बल्कि कराया गया था, और आज भी देखो इन पर घर में घुसकर हमला किया है उसने, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही घबराहट हो रही है कि अब क्या होगा। इस बात पर रुद्र ने चौंकते हुए पूछा, क्या भाई का एक्सीडेंट हुआ नहीं था बल्कि करवाया गया था? क्या ये बात सच है? तो दीप्ति ने कहा, हाँ ये बात सच है, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि ये बात अगर उड़ती हुई उस कातिल तक पहुंच गई तो भी तो हमला हो सकता है। इस बात पर रुद्र ने कहा, वैसे मुझे शक तो पहले से ही था, इसलिए मैंने भी इसकी छानबीन करनी शुरू कर दी है, लेकिन ये बात मैंने भी अभी तक किसी को नहीं बताई थी, आपको भी नहीं। लेकिन आज आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है कबीर, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर है। मैंने उससे कहा है कि वो इस एक्सीडेंट के बारे में छोटी से छोटी बात के बारे में पता लगाए और हमें बताए, ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो, क्योंकि मुझे जानना है कि मेरे भाई का दुश्मन कौन है। इस बात पर दीप्ति ने कहा, भगवान करे वो जल्दी ही मिल जाए, ताकि मैं भी तो देख सकूं कि आखिरकार ये सब किसने किया है और क्यों किया है। वैसे मुझे उस दुश्मन से भी कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस मेरा नमन ठीक ठाक चाहिए। मैं तो भगवान जी से भी यही दुआ कर रही हूँ कि ये जो भी दुश्मन है उसका दिमाग घूम जाए और उसकी नज़र मेरे नमन पर से हट जाए। इस बात पर रुद्र ने कहा,
ऐसा ही होगा भाभी। वैसे अब से मैं नमन भाई का ध्यान रखूंगा। अब तो मैं यहाँ से हिलने वाला भी नहीं हूँ जब तक भाई ठीक नहीं रहता है। इस बात पर दीप्ति ने कहा, वैसे तो मैं भी 24 घंटों यहीं रहूँगी, लेकिन उस व्यक्ति को भी तो ढूंढना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो नमन के ठीक होने के बाद भी फिर से हमला कर सकता है। रुद्र ने कहा, कोई बात नहीं भाभी, आप टेंशन मत लो, भाई जल्दी से ठीक भी हो जाएंगे और जल्दी ये भी पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे कौन है। वैसे मुझे भी जानने की बड़ी उत्सुकता है कि ये सब कौन कर रहा है, क्योंकि एक बार मुझे पता चला तो उसकी तो खैर नहीं है। लेकिन प्लीज़ आप ये बात किसी को मत बताना कि मैं छानबीन करवा रहा हूँ, क्योंकि वो हम में से कोई भी हो सकता है और ये बात अगर उसके कानों तक भी पहुँच गई तो वो सतर्क हो जाएगा और हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। तो दीप्ति ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और मैंने भी यही सोचा था कि पहले मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं, उसके बाद ही किसी से बात करेंगे। तो रुद्र ने कहा, ठीक है भाभी, अब आप एक काम करिए, आप जाकर भाई के लिए खाना लेकर आइए। उनके होश आते ही हम उन्हें थोड़ा सा खाना खिलाएंगे और फिर उन्हें गोलियां देंगे ताकि उन्हें आराम मिले। तब तक मैं यहीं बैठा हूँ, आप जाइए। इस बात पर दीप्ति ने कहा, ठीक है मैं खाना लेकर आती हूँ, लेकिन तुम प्लीज़ ध्यान रखना, चाहे तुम्हें कितना भी अर्जेंट काम क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम कहीं मत जाना प्लीज़। रुद्र ने कहा, हाँ भाभी मैं यहीं बैठा रहूँगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। ये सुनकर दीप्ति ने कहा, ठीक है मैं जल्दी से खाना लेकर आती हूँ। कहते हुए वो बाहर निकल गई और किचन की तरफ जाने लगी। तो किचन की तरफ जाते समय उसे निकिता मिल गई और उसने दीप्ति से पूछा, क्या हुआ, कुछ पता चला कि नमन पर किसने हमला किया है? तो दीप्ति ने अपने मन में सोचा कि चाहे कोई कितना भी उससे पूछ ले, उसे किसी से कुछ भी नहीं कहना है। इसलिए उसने निकिता से झूठ कह दिया कि नहीं, फ़िलहाल तो कोई बात पता नहीं चली, और रुद्र आया तो हमारी कोई बात ही नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे तो सिर्फ रोना आ रहा था, इसीलिए रुद्र तो बस मुझे चुप करा रहा था, बाकी हमारी कोई बात नहीं हुई। और नमन की हालत देखकर वो मुझसे क्या ही बात करेगा। कहते हुए दीप्ति जानबूझकर मोबाइल में टाइम देखने का नाटक करने लगी और निकिता खड़ी होकर सोचने लगी, अब क्या करे। मुझे तो लगता है कि इन्हें शक हो चुका है, इसलिए यह सब नाटक कर रहे हैं। उसे सोचता हुआ देखकर दीप्ति ने कहा, ठीक है निकिता, मुझे देर हो रही है तो मैं चलती हूँ, मुझे नमन के लिए खाना बनाना है और खाना लेकर नमन के पास भी जाना है। तो निकिता ने कहा, ठीक है अब जाइए, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि मुझे भी नमन भाई की टेंशन हो रही है, इसलिए। ठीक है बाद में मिलते हैं। कहते हुए निकिता वापस ऊपर की तरफ जाने लगी। जाते जाते वो सोचने लगी, एक तो इतनी मेहनत से नीचे आई और भाभी ने कुछ बताया भी नहीं। मैं भी तो सो गई थी, लेकिन राज की कॉल को सुनकर बाहर आना पड़ा, और जब मैंने देखा कि दीप्ति आ रही है तो मैं भी जल्दी से नीचे आ गई। और जब इनसे पूछने लगी कि क्या हुआ तो इन्होंने भी कुछ नहीं बताया। वैसे मुझे लगा ही था कि दीप्ति भाभी आप मुझे कुछ नहीं बताओगी, लेकिन अब तो मुझे भी कुछ नहीं पता चल रहा है। कितने ही प्रयासों के बाद भी मैं कुछ भी नहीं जान पाई कि आखिरकार ये लोग नमन के बारे में क्या जानते हैं। इधर मीरा गायत्री जी की बातों से परेशान हो गई थी और परेशानी में इधर उधर घूम रही थी। इधर रुद्र नमन के पास बैठा था, लेकिन ना जाने क्यों उसे मीरा की याद आ रही थी। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि मीरा किसी प्रॉब्लम में है। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे मीरा को कॉल लगा दी। इधर मीरा भी परेशान थी, लेकिन जब उसने देखा कि रुद्र की कॉल आ रही है तो उसे एक अजीब सी खुशी हुई। उसने सबसे पहले खुशी से फ़ोन के स्क्रीन पर दिख रहे रुद्र के नाम को चूम लिया और फिर जल्दी से फ़ोन उठा लिया। उसके फ़ोन उठाते ही सामने से रुद्र की आवाज़ आई, हेलो मीरा, तुम ठीक हो? ये सुनकर मीरा ने मन में सोचा कि इसे कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ। वहीं नहीं, इसे कुछ नहीं बताना, क्योंकि ये तो पहले से ही परेशान है। यही सोचते हुए उसने रुद्र से कह दिया कि मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? इस बात पर रुद्र ने कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि शायद तुम ठीक नहीं हो, इसलिए मैंने यही जानने के लिए फ़ोन किया कि तुम ठीक तो हो ना या नहीं। वैसे तुम्हारी आवाज़ से मुझे लग रहा है कि तुम सच में परेशान हो। इस बात पर मीरा ने कहा, हाँ थोड़ी परेशान तो हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज़ से भी यही लग रहा है कि तुम भी कुछ परेशान हो। इस बात पर रुद्र ने कहा, हाँ परेशान तो हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकता, मैं बाद में तुम्हें मिलकर बताऊँगा। इस बात पर मीरा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बाद में बता देना, लेकिन तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम शांति से हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढना, देखना कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। तो रुद्र ने कहा, हाँ मीरा मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन वैसे तुम्हारी परेशानी है क्या, बताओ तो। मीरा ने कहा, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही मम्मी को बिना बताए बनारस चली गई तो मम्मी ने थोड़ा सा डांट दिया। इस बात पर रुद्र ने कहा,
कोई बात नहीं मीरा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और देखना आंटी का मूड ठीक हो जाएगा तो वो तुमसे अच्छे से बात कर लेंगी और तब तुम्हारा भी मूड ठीक हो जाएगा। इस बात पर मीरा ने कहा, थैंक यू सो मच रुद्र, तुमने फ़ोन किया इसलिए क्योंकि मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत थी और इस समय मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये सुनकर थोड़ी देर के लिए दोनों और कुछ देर के लिए प्यार की खामोशी फैल गई। थोड़ी देर बाद मीरा ने रुद्र से पूछा, तुमने घर जाकर कुछ खाया या नहीं? तो रुद्र ने कहा, अरे हमने बनारस में चाट पकौड़ी खाई थी ना, तो अब खाने की क्या ज़रूरत है। तो मीरा ने कहा, वहाँ तो तुमने बहुत थोड़ा सा ही खाया था, इसलिए तुम थोड़ा घर का खाना खा लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता ना। रुद्र ने कहा, नहीं नहीं, इस समय तो ना मुझे खाने की चिंता है और ना ही मुझे ठीक से नींद आएगी। इस बात पर मीरा ने कहा, अगर तुम खाना नहीं खाओगे और बिना नींद के रहोगे तो और भी कमज़ोर हो जाओगे, जिससे तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम अपने खाने और नींद पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि यही तो हमें ताकत देती है। तो तुम्हें सबसे पहले खुद का ध्यान रखना चाहिए, तभी तो तुम दूसरों का ख्याल रख पाओगे। इस बात पर रुद्र ने कहा, ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूँगा। वैसे थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। यह सुनकर मीरा ने अपने मन में सोचा, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, बस तुम्हें मेरे प्यार को समझना है ताकि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊँ। मीरा को खामोश देखकर रुद्र ने पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम अचानक से खामोश हो गई। इस बात पर मीरा ने कहा, अरे नहीं नहीं, खामोश नहीं हूँ। वो क्या है, सुबह सुबह मैंने बुक्स बिखेर दिए थे, बस उन्हें ही अरेंज कर दिया, नहीं तो मम्मी की डांट पड़ेगी। इसलिए तो रुद्र ने कहा, अच्छा वैसे बर्थडे पार्टी की तैयारी कब से शुरू करनी है? तो मीरा ने कहा, कल से ही, हम कल सुबह से ही इस काम में लग जाएंगे। तो रुद्र ने कहा, मुझे थोड़ा सा काम होगा लेकिन आरव वहाँ ज़रूर आ जाएगा और मेरा काम जैसे ही ख़त्म होगा मैं भी वहाँ आ जाऊँगा। इस बात पर मीरा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो क्योंकि पहले काम ज़रूरी है, ये पार्टी वार्टी की तैयारी तो हम लोग कर लेंगे। तो रुद्र ने कहा, नहीं नहीं, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तो ज़रूर करूँगा, इसलिए मैं आऊँगा, लेकिन अपना काम करके। तब मीरा ने कहा, ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करना। तो रुद्र ने कहा, मीरा वैसे मुझे तुम्हें कुछ देना था। तो मीरा ने पूछा, क्या देना है? रुद्र ने कहा, कुछ नहीं, छोटा सा गिफ्ट है, कल देख लेना, मैं आरव के हाथों से भिजवा दूँगा, अगर पसंद आए तो रख लेना। ठीक है। तो मीरा ने कहा, मैं देखूंगी, अगर ज़्यादा कीमती चीज़ हुई तो मैं वापस ही दे दूंगी। तो रुद्र ने कहा, ज़्यादा कीमती नहीं है, वह तुम देख लेना। मीरा ने कहा, वैसे आरव से भिजवाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें जब टाइम मिले तब तुम खुद अपने हाथों से दे देना, क्योंकि जो भी गिफ्ट लाया हो वो खुद ही दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो रुद्र ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूँगा। ठीक है। मीरा ने कहा, हाँ चलेगा। इस बात पर रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र ने देखा कि नमन का हाथ हिल रहा है। तो उसने तुरंत मीरा से कहा, मीरा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे भाई को मेरी ज़रूरत है। तो मीरा ने कहा, ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। कहते हुए उसने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन रखते ही रुद्र नमन को देखने लगा क्योंकि नमन होश में आने की कोशिश कर रहा था। तो रुद्र ने जल्दी से साइड पर पड़े गिलास के पानी नमन पर छींटने लगा। पानी जाते ही नमन की आंखें खुल गई और जैसे ही उसने आंखें खोली तो देखा सामने रुद्र खड़ा था। तो उसने रुद्र से घबराते हुए कहा, रुद्र वो मुझे मार डालेंगे, वो आदमी मुझे मारने के लिए आया था और उसने ही मेरा मुंह दबाया था, उसके पास तो चाकू भी था। रुद्र ने जल्दी से नमन को गले से लगा लिया और उसे शांत करने लगा। तब तक दीप्ति भी वहां आ गए और उसने नमन को खाना दिया और वो दोनों मिलकर नमन को संभालने लगे। रुद्र ने दीप्ति से कहा, लगता है भाई को सदमा लगा है। ये सुनकर दीप्ति घबरा गई। इधर अधिराज जी अकेले परेशान से अपने रूम में घूम रहे थे। वह सोच रहे थे कि वह गाड़ी नंबर का क्या करें, अगर पुलिस में देते हैं, लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढने में देर कर दी तो वह तो नमन को वापस से मारने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर मैं खुद से पता लगा लूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा बेटर यही है कि मैं खुद कुछ अपने सीक्रेट एजेंट को तैयार कर लूँ जो इसके बारे में सब कुछ पता लगाएंगे। अभी मैं फ़िलहाल इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, नहीं तो सबको शक हो जाएगा कि हम लोग छानबीन कर रहे हैं। सोचते हुए अधिराज जी ने जल्दी से अपने एक एजेंट को फ़ोन लगा दिया। उन्होंने एजेंट को सब कुछ बता दिया और उन्होंने उसे गाड़ी नंबर भी दे दिया ताकि उस कातिल तक पहुंचना उनके लिए आसान हो जाए। सारी बात सुनकर एजेंट ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए सर जी, मैं बहुत ही जल्द सब कुछ पता लगा लूँगा, तो आप निश्चिंत होकर सो जाइए, मैं हूँ ना, सब कुछ संभाल लूँगा। तो अधिराज जी ने कहा, ठीक है, तुम संभाल लेना और मुझे जल्दी से जल्दी रिजल्ट देना। नमन की हालत देखकर रुद्र को गुस्सा आया, इसलिए उसने कबीर को कॉल लगाया और कहा,
मुझे कल सुबह तक पता लगा कर दो कि भाई पर हमला किसने करवाया। तो कबीर ने कहा, हाँ रुद्र, मैं अभी भी उसी काम में लगा हुआ हूँ और पता है मुझे बहुत बड़ी जानकारी मिली है इस बारे में। तो रुद्र ने पूछा, क्या जानकारी मिली है? तो कबीर ने कहा, वैसे तो तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन फिर भी तुम्हें बता देता हूँ कि ये सब काम तुम्हारे दोस्त निकिता ने करवाया है। अभी हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन उस ट्रक ड्राइवर के अनुसार हमें ये पता चला है। रुद्र ने चौंकते हुए पूछा, क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? तो कबीर ने कहा, अब ये तो तुम्हें खुद निकिता ही बता सकती है। इस बात पर रुद्र ने गुस्से में कहा, मैं अभी बताता हूँ उसको। कहते हुए वो गुस्से में बाहर की तरफ निकल गया और उसने जाकर सीधा निकिता को बुलाया। वो ज़ोर ज़ोर से निकिता को पुकार रहा था, जिससे सब बाहर आ गए और निकिता भी बाहर आ गई। कबीर भी रुद्र के घर से थोड़ी ही दूरी पर था, तो वो भी वहाँ आ गया। रुद्र ने सबके आते ही निकिता के पापा को वीडियो कॉल लगा दिया और उसे सामने रखते हुए उसने निकिता को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। उसके थप्पड़ से सब चौंकते हुए जोर से चिल्लाकर बोले, रुद्र ये क्या किया तुमने? तो रुद्र ने सबसे कहा, मुझसे नहीं, इससे पूछो कि इसने क्या किया, क्योंकि भाई के एक्सीडेंट की जिम्मेदार यही है और उसने ही भाई को मरवाने की कोशिश की थी। तो निकिता ये सुनकर घबरा गई और उसने सबसे कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी। तभी पीछे से कबीर उस ड्राइवर को लेकर अंदर आया और उसने उससे कहा, तो ये क्या झूठ बोल रहा है? ड्राइवर को देखकर निकिता घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक से गुस्से में सबसे कहा, हाँ मैंने किया है। तो मैंने किया है ये सब क्योंकि मैं रुद्र को बर्बाद कर देना चाहती हूँ और ये सब मैंने नहीं करवाया, इन लोगों ने मुझसे करवाया। खुद रुद्र और मेरे पापा ने मुझे ये करने पर मजबूर किया। मेरे पापा बचपन से लेकर आज तक मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इस रुद्र से ही कंपेयर करते आए हैं। मेरी जायदाद भी सब उसे दे दी क्योंकि इन्होंने तय कर रखा था कि मेरी शादी भी इससे ही करवाएंगे। तो ये सब मेरा ही हुआ ना। बस मैं एक बार इस रुद्र से शादी करके सब कुछ अपने नाम पर करवा कर फिर वापस विदेश चली जाना चाहती थी, ताकि इस रुद्र को मुझे कभी ना देखना पड़े। सब शादी के लिए राज़ी हो गए थे, लेकिन ये नमन बीच में टांग अड़ा रहा था, इसलिए मैंने इसे उड़वा दिया। और वो मीरा भी मेरे बीच की कांटा थी, तो मैंने उसे भी उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन इस रुद्र के बच्चे ने उसे बचा लिया। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जिम्मेदार ये दोनों हैं। ये शब्द सुनकर उसे एक और थप्पड़ पड़ा और ये थप्पड़ था दीप्ति का। जो अभी अभी वहाँ खड़े लोगों ने देखा, वो उनके लिए बहुत ही हिला देने वाला था। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। आंचल जी ने गुस्से में उससे कहा, घर में ही नागिन पाल रखी थी हमने। रुद्र ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, कबीर इसे जेल में ले जाओ, क्योंकि अब मैं इसे देखना तक नहीं चाहता। अधिराज जी को इस बात पर गुस्सा आ रहा था और वो एकदम रुआं से हो गए थे। फिर भी उन्होंने रुद्र से कहा, जाने दो रुद्र, ये मेरे दोस्त की बेटी है, इसे जाने दो, जहाँ जाना हो, हमने इसे माफ़ किया। ये सुनकर निकिता ने ऊपर देखा और चुपचाप बिना कुछ कहे अंदर गई और अपना सामान लेकर वापस आ गई। उसके चेहरे पर मानो गलती के कोई भाव ही नहीं थे। उसके मन में ये अपना लिया था कि गलती उसकी नहीं है। इतना सब कुछ होने पर निकिता के पापा के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। फिर भी उन्होंने अपनी बेटी की गई गलती की माफ़ी मांगी, पर निराश रुद्र ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप नमन के कमरे में चला गया। इधर राहुल मोनिका के केबिन के पास खड़ा था, क्योंकि उसके घर वाले सो चुके थे। तभी डॉक्टर ने उससे आकर कहा, मोनिका को होश आ गया है, तुम जाकर उससे मिल लो। इस बात पर राहुल जल्दी से अंदर गया। उसे देखते ही मोनिका की आंखों से आंसू निकल आ गए। राहुल ने उससे कुछ नहीं कहा, बस वहां जाकर उसे कसकर गले लगा लिया। मोनिका ने रोते हुए उससे कहा, मुझे तलाक मत दो राहुल, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, प्लीज़। इस बात पर राहुल ने कहा, नहीं दूंगा। ये सुन मोनिका ने कहा, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। तो राहुल ने कहा, हाँ, हम अब से एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे और अब माँ को भी अपने साथ रखेंगे। इस बात पर मोनिका ने कहा, हाँ राहुल, मैं उनसे भी माफ़ी मांग लूँगी। ये सुनकर राहुल के चेहरे पर एक सुकून आया। उसने फिर हाँ कहते हुए मोनिका के सिर को धीरे से चूम लिया। सुबह हुई तो उन लोगों ने सबसे माफ़ी मांगी और खुशी की बात तो ये थी कि मोनिका के घर वालों ने उन्हें माफ़ कर दिया। किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन राहुल और मोनिका के बीच चीज़ें बेहतर देखकर उन सबका दिल पिघल गया। थोड़ी ही देर में वो लोग रुद्र के घर के लिए निकल गए। इधर मीरा उठते ही जल्दी से अपने पापा की बर्थडे पार्टी की तैयारी में लग गई। रिया भी जल्दी से नीचे आ गई और अपने काम में लग गई। तभी आरव भी वहां आ गया। उसने देखा रिया ऊपर चढ़कर गुब्बारे लगा रही थी, लेकिन वो ठीक से खड़ी भी नहीं हुई थी। ये देख उसे पता चल गया कि ये गिरने वाली है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास गया और रिया सच में गुब्बारे लगाते लगाते गिरने जैसी हो गई, लेकिन समय से आरव ने उसे संभाल लिया। गिरते वक्त रिया ने आंखें मींच ली थी, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा उसके पास आरव खड़ा था।
कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे में खो से गए। मीरा ने जब उन्हें ऐसे खड़े देखा तो वो जल्दी से उनके पास पहुंच गई और खांसते हुए उन्हें परेशान करने लगी। उसके आते ही वो दोनों शर्मा गए और नजरें चुराकर इधर उधर घूमने लगे। ये देख मीरा ने आरव को छेड़ते हुए पूछा, रिया पसंद आ गई क्या तुझे? तो आरव ने कुछ नहीं कहा और एकदम से शर्मा गया। तभी मीरा ने कहा, हाय मुंडा शर्मा गया। आरव ने कहा, नहीं शर्माया हूँ, तू बोल क्या करना है। तो मीरा ने कहा, रिया को प्रपोज करना है। आरव ने कहा, तू नहीं सुधरेगी। मीरा हंसकर बोली, वैसे भी दोस्त ना सुधरने के लिए ही बने होते हैं। आरव ने कहा, पहले उससे जाकर तू पूछ कि उसे मैं पसंद हूँ क्या। इस बात पर मीरा ने सोचा यही सही मौका है रिया को समझाने का कि उसके लिए सिद्धार्थ नहीं बल्कि आरव सही है। इसलिए वो जल्दी से रिया के पास पहुंची और उसने रिया से पूछा, आरव के छूने से जो एहसास हुआ तुझे, वो एहसास सिद्धार्थ के छूने से हुआ था? तो रिया ने कहा, मतलब? तो मीरा बोली, सिद्धार्थ तुझे सिर्फ पसंद है लेकिन आरव तेरा प्यार बनना चाहता है। सिद्धार्थ को पहले से ही डॉक्टर निहारिका बचपन से ही बहुत प्यार करती है और आरव तुझसे प्यार करने लगा है, उसे तू पसंद आ गई है। तो अब तू ही सोच ले तुझे क्या करना है। इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से हट गई और रिया वहीं खड़ी सोचती रह गई। उसे सोचते हुए देखकर आरव उसके पास आया और बोला, देखो मीरा ने जो कहा वो कुछ बोलता उससे पहले ही रिया ने कुछ सोचते हुए उससे कहा, तुम्हारे साथ रहने पर जो मुझे फील होता है वो किसी के पास रहने से नहीं होता है। अगर ये प्यार है तो शायद मुझे तुमसे प्यार है। इस बात पर आरव ने खुश होते हुए कहा, सच में तुम्हें भी मैं पसंद हूँ, थैंक यू। कहते हुए उसने रिया को गले से लगा लिया। उन दोनों को ऐसे देखकर मीरा बहुत खुश हो गई। फिर वो दोनों थोड़ी देर मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करने के बाद जल्दी से काम करने में लग गए। वो दोनों साथ में ही काम कर रहे थे कि तभी सिद्धार्थ भी वहाँ आया और उसने मीरा से कहा, अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे भी बता देना। तो मीरा ने कहा, मुझे तो तुम्हारे लायक कोई काम नहीं दिख रहा है। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे फिर भी काम करना है। ये कहते हुए वो काम में लग गया। लेकिन उसने जब मीरा को अकेले देखा तो उसने अपने मन में सोचा कि यही सही मौका है अपने दिल की बात कहने का। इसलिए उसने मीरा से कहा, मीरा मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो मीरा ने कहा, हाँ बोला ना सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ ने झिझक के साथ आंखों में प्यार लिए शर्माते हुए कहा, आई लाइक यू और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर तो मीरा की जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। उसने उससे शॉक्ड होकर कहा, नहीं सिद्धार्थ ये नहीं हो सकता। तुम्हें पता भी है कि डॉक्टर निहारिका तुमसे कितना प्यार करती है। और रही बात मेरी, तो मैं तो डे वन से सिर्फ और सिर्फ रुद्र से प्यार करती हूँ और मैं उसके अलावा किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये सब सुनकर सिद्धार्थ ने शॉक्ड होते हुए मीरा से पूछा, निहारिका मुझसे प्यार क्यों करेगी? और तुम तो रुद्र से नफरत करती थी ना, फिर ये प्यार? तो मीरा ने कहा, हाँ नफरत करती थी उससे, लेकिन मुझे ही नहीं पता चला कि ना जाने मुझे कब उससे प्यार हो गया और मैं उससे अब तो बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैं तो अब उससे दूर भी नहीं जा सकती। मैं उससे हद से ज़्यादा पागलों की तरह प्यार करने लगी हूँ। सिद्धार्थ मैं हर पल हर वक्त यही चाहती हूँ कि वो मेरे साथ ही रहे और वो सिर्फ मेरा बना रहे। लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि वो मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। लेकिन इस बात में तुम लकी हो सिद्धार्थ। क्या तुम्हें पता भी है कि डॉक्टर निहारिका तुमसे कितना प्यार करती है? और वो भी आज से नहीं, बचपन से। वो भी निस्वार्थ और सच्चा प्रेम करती है। ये देखो। कहते हुए उसने निहारिका के कमरे की वीडियो उसे दिखा दी। सिद्धार्थ ने जब ये सब देखा तो वो चौंक गया और उसने मीरा से कहा, मुझे तो इन सब के बारे में पता ही नहीं था। इस बात पर मीरा ने कहा, हमें प्यार उनसे करना चाहिए जो हमसे प्यार करें। हमें हर कोई पसंद आ जाता है, लेकिन हमें कोई पसंद करता हो और हमें कोई दिलो जान से मोहब्बत करता हो तो ये बहुत रेयर केस में होता है। तुम्हें मैं सिर्फ अच्छी लगी होंगी, लेकिन निहारिका के लिए तो तुम उसकी पूरी दुनिया हो। इस बात पर सिद्धार्थ सोच में पड़ गया। मीरा ने उससे पूछा, एक बात बताओ, क्या मेरे साथ ना होने पर तुम्हें उतना फ़र्क पड़ता है जितना निहारिका के ना होने पर पड़ता है? तुम्हारे लिए ज़रूरी कौन है? तुम खुद अपने दिल से पूछो और फिर मुझे बताओ। इस बात पर सिद्धार्थ ने कहा, मेरे लिए ज़रूरी तो निहारिका ही है। यानी कि मुझे तुम्हारे प्रति सिर्फ अट्रैक्शन था और निहारिका तो अनजाने में ही सही लेकिन बचपन से ही मेरी ज़िंदगी है और वो मुझसे इतना प्यार करती है मुझे ही नहीं पता था। और मैं पागल अपने लिए प्यार को कहाँ कहाँ ढूंढता रहा। तुम्हें भी गलत नज़रों से देखने के लिए सॉरी मीरा, लेकिन अब मुझे सच्चे प्यार का एहसास हो गया है। इसलिए अब बिना समय गंवाए मुझे उसके पास जाना चाहिए। तो मीरा ने कहा, जल्दी जाओ सिद्धार्थ, कहीं तुम्हारी निहारिका तुम्हारी ज़िंदगी से दूर न चली जाए। उसके कहते ही सिद्धार्थ पागलों की तरह दौड़ता हुआ जल्दी से निहारिका के घर के लिए निकल गया।
ये कहकर मीरा जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ी तो उसने देखा सामने रुद्र खड़ा था और उसके हाथ में कुछ पैकेट जैसा था। उसे देखकर वो एकदम से घबरा गई और उसने पूछा, तुम यहाँ? रुद्र ने कहा, हाँ मैं। कहते हुए उसने आगे बढ़कर मीरा को उसकी कमर से पकड़ते हुए अपने करीब लाते हुए कहा, इतना प्यार करती हूँ मुझसे तो कभी कुछ कहा क्यों नहीं? और तुम्हें ये कैसे पता नहीं चला कि मैं किससे प्यार करता हूँ? तुम्हें कभी मेरी आंखों में दिखा नहीं कि मैं किससे प्यार करता हूँ? तो मीरा ने मासूमियत से नाम में सिर हिला दिया। तो रुद्र ने उसे और करीब लाते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी धड़कनों में अपना नाम सुनाई नहीं दिया? क्या तुम्हें मेरी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नहीं दिखा? क्या मेरी रूह में तुम्हें तुम्हारी परछाई महसूस नहीं हुई? क्या तुम मेरी बेचैनियों में, मेरी फिक्र में तुम्हारे जिक्र महसूस नहीं हुआ? क्या मेरे दिल की आवाज़ को तुम कभी नहीं सुन पाई? क्या मेरे दिल के इस प्यार भरे अनकहे अल्फाजों को तुम अपने दिल की नज़र से कभी नहीं पढ़ पाई? रुद्र की इन प्यार भरी बातों को सुनकर मीरा का दिल तो खुशी से झूम उठा। वो मन में बहुत खुश थी ये जानकर कि रुद्र भी उससे ही प्यार करता है। लेकिन फिर भी उसने रुद्र को परेशान करने के लिए उससे शरारत भले लहजे में कहा। रुद्र ने बेचैन होकर बड़े प्यार से मीरा को अपने करीब लेकर उसकी पलकों को चूमते हुए कहा। अब पता चला। इस बात पर मीरा शर्मा गई और उसने नीचे सिर झुकाकर फिर से अपना सिर ना में हिला दिया। तो रुद्र ने उसकी दूसरी पलकों को चूमते हुए उससे पूछा, अब? तो मीरा ने अब उसके सामने देखते हुए धीरे से ना में सिर हिला दिया। तो रुद्र ने अब उसे और भी करीब लाते हुए बड़े ही प्यार से और बड़े ही हक से उसके होंठों को चूम लिया। मीरा भी इस समय खुद को रोक नहीं पाई और वो भी रुद्र के प्यार भरे बहाव में बह चली। वो दोनों कुछ देर तक बिना जग की परवाह किए ऐसे ही प्यार से एक दूसरे के साथ खड़े रहे और थोड़ी देर बाद रुद्र ने मीरा को अपनी केस से थोड़ा सा आज़ाद करते हुए बड़े प्यार से धीरे से उसे कहा, आई लव यू ढेर सारा। कब से प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन कभी कहा नहीं, लेकिन बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं हर समय हर वक्त सिर्फ तुम्हें ही अपने पास देखना चाहता था। तुम मुझसे दूर जाती थी तो एक अजीब सी बेचैनी मुझे सताने लगती थी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे प्यार के इजहार करने पर तुम मुझे मना कर दोगी। और मुझे तो ये भी लगा था कि तुम उस सिद्धार्थ के साथ। इस बात पर मीरा रुद्र के गले से लगती हुई बोली, नहीं रुद्र नहीं, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। सुनकर रुद्र ने दिल से खुश होते हुए कहा, थैंक यू सो मच मेरा प्यार एक्सेप्ट करने के लिए और मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह देने के लिए। ये सुनकर मीरा और खुश हो गई और उसने खुश होकर फिर से रुद्र को कसकर गले से लगा लिया। लेकिन इस बार उसने देखा कि पीछे गायत्री जी, रिया और आरव तीनों ही खड़े होकर उसे घूर रहे थे। उन्हें देखते ही मीरा रुद्र के पीछे छुप गई। रुद्र ने जब गायत्री जी को देखा तो वो भी घबरा गया। उसने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए एक बार आंख मीची और फिर हिम्मत और नम्रता के साथ कहा, आंटी मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगा और बहुत ही प्यार से रखूँगा। मैं उसे आप लोगों जितना प्यार तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आप लोगों जितना प्यार देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इस बात पर आरव ने कहा, हाँ तो कर ले एक आर्किटेक्ट से शादी, ताकि हवेली का रिनोवेशन तुम दोनों मिलकर कर लो और मेरा पत्ता काट दो। यही करना चाहता है ना तू? ये सुनकर सब लोग कुछ पल के लिए एकदम शांत हो गए और फिर अचानक उसकी इस बात पर सब हंसने लगे। फिर भी रुद्र और मीरा थोड़ा घबराए हुए थे। गायत्री जी ने आगे आकर कहा, मुझे रिया ने सब कुछ बता दिया है कि तू रुद्र से प्यार करती है, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस तेरे पापा को बताना होगा। तभी अचानक पीछे से राजवीर जी ने आगे आकर कहा, मुझे तो पहले से पता था कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है और मैंने तो कब का रुद्र को दामाद मान लिया था। उन्हें वहाँ देखकर सब हैरान हो गए और जो उन्होंने अभी अभी सुना उन्हें उस पर तो यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन मीरा अपने पापा के मुंह से ये सब सुनकर खुशी से जाकर उनके गले से लग गई और उसने उनसे कहा, थैंक यू सो मच पापा, रुद्र के प्यार को एक्सेप्ट कर मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए। लेकिन पापा आप तो कल। तो राजवीर जी ने कहा, अरे मेरा काम जल्दी हो गया तो मैं जल्दी आ गया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे सरप्राइज़ प्लान के बारे में जानने की कोशिश नहीं करूँगा और मुझे तुम्हारा रुद्र भी बहुत पसंद है। ये सुनकर वहाँ खड़े सब लोग तालियां बजाने लगे। मीरा ने उन्हें खुशी से गले लगा लिया और फिर सब अंदर चले गए। मीरा भी अंदर जा ही रही थी कि रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट, तुम कल पार्टी में यही पहन कर आना। तो मीरा ने स्माइल के साथ कहा, ओके। रुद्र ने उसके हाथों को चूमते हुए कहा, मुझे भी एक किस चाहिए। तो मीरा ने आसपास देखा और जल्दी से उसके गालों पर एक मीठी सी किस्सी देकर शर्माते हुए अपने घर की तरफ भाग गई। रुद्र भी मुस्कुराते हुए घर पहुंचा तो उसने देखा मौसी राहुल और मोनिका के साथ वापस जा रही थी। तो उसने जाकर गुस्से से राहुल से कहा, राहुल तुम यहाँ? तो मौसी ने कहा,
उसने मुझे सब बता दिया है। वैसे गलती मेरी भी है, मैंने मोनिका को बहू के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं किया था। लेकिन अब वो लोग भी सुधर गए हैं तो मैं भी सुधर जाऊंगी और हम साथ साथ रहेंगे। रुद्र ये बात सुनकर खुश हो गया और उसने कहा, ठीक है मौसी, आपको जो ठीक लगे वो करिए। फिर वो तीनों सबसे विदा लेकर घर की तरफ निकल गए। नमन भी घर में चलने फिरने लगा था। तभी राजवीर जी आए और अधिराज जी से मीरा और रुद्र के रिश्ते के बारे में बातें करने लगे। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए और अधिराज जी तो बहुत ही खुश हुए। उन्होंने रुद्र को गले से लगाते हुए कहा, तुमने हीरा चुना है रुद्र। आंचल जी भी बहुत खुश हुई। इसी बीच दीप्ति बोली, तुम्हारे इस फैसले से मैं तो बहुत खुश हूँ रुद्र। अब मैं जेठानी बनकर मीरा से बहुत सारे काम करवाऊंगी। ये सुनकर सब हंसने लगे। नमन भी रुद्र के इस फैसले से दिल से खुश हुआ और मन में सोचने लगा, अब मेरे भाई की लाइफ में कोई सही बंदी आई है जो उसे खुश भी रखेगी और उसे बहुत सारा प्यार भी देगी। आज रुद्र और मीरा की फैमिली बहुत ही खुश थी और वो लोग खुशी का जश्न मनाने लगे। उधर सिद्धार्थ जैसे ही निहारिका के घर पहुंचा, उसने देखा निहारिका हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रही थी तो उसने कुछ नहीं कहा। वो जल्दी से दौड़कर उसके पास गया और निहारिका से रोते हुए कहने लगा, पहले क्यों नहीं बताया? तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। निहारिका ने चौंकते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो सिद्धार्थ? तो सिद्धार्थ ने कहा, बस चुप हो जाओ, मैंने सब कुछ देख लिया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मुझे मीरा ने सब बता दिया है और मैंने तुम्हारे कमरे में लगी उन सारी तस्वीरों को भी देख लिया है और मैं तुम्हारे प्यार को भी देर से ही सही लेकिन समझ गया हूँ। निहारिका, तुम्हारे प्यार के आगे मैं झुक गया और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। निहारिका, आई लव यू टू। ये कहते हुए उसने निहारिका के सिर पर प्यार से किस कर दिया। वो सिद्धार्थ की ये सारी बातें सुनकर इतनी खुश हो गई कि रोने लगी और सिद्धार्थ से कहने लगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सिद्धार्थ, बहुत ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे प्यार को समझ पाए। आई लव यू मेरे सिद्धार्थ, जान से भी ज़्यादा प्यारे हो तुम मेरे लिए। ये देखकर सिद्धार्थ ने उसे गले से लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुमसे ज़्यादा प्यार करूँगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा निहारिका। आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। थोड़ी देर के लिए वो दोनों ऐसे ही प्यार के मीठे बंधन में एक दूसरे के साथ बंधे रहे और फिर प्यार से बैठकर एक दूसरे से प्यार भरी मीठी मीठी बातें करने लगे। इधर दूसरे दिन शानदार पार्टी हुई और पार्टी में ही रुद्र और मीरा की सरप्राइज इंगेजमेंट पार्टी हो गई। सब इस बात से बहुत खुश थे। उस पार्टी में सभी आए थे और रुद्र और मीरा को देखकर सबने अपनी इंगेजमेंट की डेट भी फिक्स कर ली। रुद्र ने मीरा को स्टेज पर ही खुद की तरफ खींचते हुए कहा, इस ब्लैक ड्रेस में तो तुम कह ढा रही हो मेरी जान, आई लव यू सो मच। तो मीरा ने कहा, आई लव यू सो मच टू। इस बात पर सब ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे और फिर बस यूं ही सफ़र चलता रहा। तो इस तरह मीरा और रुद्र की तकरार प्यार में कब तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। तो क्या कहते हो दोस्तों, हुई ना ये एक हैप्पी प्यारी सी एंडिंग?